अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों कल वाला टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। कल जो है वो हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो इफेक्ट करते थे रेट ऑफ रिएक्शन पे। एक पॉइंट रहता था कैटलिस्ट का, तो आज वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब्सटेंस विच ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना। अ सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मीन्स इन सब्सटेंस का काम क्या होता है कि सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज कर देना, ऑल्टर कर देना, लेकिन उनकी जो अपनी केमिकल नेचर है वो चेंज नहीं होती, खुद उसमें यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे, कम कर देंगे या तेज कर देंगे, बट खुद उसमें जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। उसके अलावा ये जो कैटलिस्ट है बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नहीं होता कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही हमने जो है वो कैटलिस्ट ऐड करना है, तो बहुत कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है कि रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करना होता है, स्पीड अप कर देंगे या स्लो डाउन कर देंगे। क्लियर हो गया? वाटर बन रहा है, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है? नॉर्मली ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लो होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, वेरी स्लो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, अब आप क्या करो कि सेम रिएक्शन में हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास अगेन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंबाइन कर रहे हैं, अगेन वाटर ही बन रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमने इसमें प्लाटिनम ऐड कर दिया। अब ये जो प्लाटिनम हमने ऐड किया है दैट इज बेसिकली कैटलिस्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड मोर रैपिडली। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसी तरह हमारे पास जो है वो पोटाशियम क्लोरेट है KClO3, ये डीकम्पोज हो जाता है बहुत जल्दी अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट में मैग्नीज ऑक्साइड ऐड करें। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड बना देगा और साथ में ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, अगेन मैग्नीज ऑक्साइड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी तरह हमारे पास जो है वो HCl है, थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे थर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि HCl ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, वाटर एंड क्लोरीन बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 आ जाता है। क्लियर हो गया? ऊपर वाली इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इक्वेशन सारी बैलेंस। नॉर्मली ये रिएक्शन जो है बहुत स्लो हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दें तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। यानी इसका मेन कंसर्न क्या होता है कि रिएक्शन को सिर्फ ऑल्टर कर देना, उसकी डायरेक्शन को। इस केस में क्या हो रहा है कि HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, HCl क्या होगा, इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज टू Cl2। मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है, HCl ने Cl2 में ऑक्सीडाइज्ड होना है, मीन्स इसने अपने अंदर से क्या करना है, हाइड्रोजन को बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। नेक्स्ट है कैटालिसिस। क्या होता है, कैटालाइसिस भी इसको बोलते हैं, बट द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। मीन्स ऊपर जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं जिसमें हमने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया, प्रोडक्ट बनाया, फिर बीच में हमने जो है वो कैटलिस्ट ऐड किया और फिर हमने देखा कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन जो है वो ज्यादा जल्दी हो जाता है, तो वो केमिकल रिएक्शन जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो उस प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे कैटालिसिस। ठीक है, कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन में करेगा क्या, हमने ये तो बोल दिया कि वो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है, बट करता क्या है आखिर, ऑल्टर कैसे करेगा, हम ये पढ़ते हैं। ठीक, इट प्रोवाइड अ न्यू रिएक्शन पाथवे। ठीक है, नया रास्ता देगा विद अ लो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। कैटलिस्ट के ऐड करने से बेसिकली होगा क्या, इट प्रोवाइड्स अ न्यू रिएक्शन पाथ विद अ लो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, यानी नया पाथ होगा और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो जब पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद जब वो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी उनकी एनर्जी हो जाएगी तो वो पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा फिर, मतलब ज्यादा होगा। यही वजह होती है कि कैटलिस्ट के ऐड करने से रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कम चाहिए होती है ना। एक ग्राफ बनाएंगे फिर आपको मजीद क्लियर होगा। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले अब ये देखो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारे पास है रिएक्टेंट। ठीक है, ये लाइन ऐसे कर देते हैं। अब ये एक रेट है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट, यानी ये EA है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है,
इट मीन्स दैट कि रिएक्शन को जो है वो इतना रास्ता कवर करना पड़ेगा, यहाँ तक जब वो आएगा तब वो जाके जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसे ही है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। अब आप क्या करो, अब आप कैटलिस्ट आपने इसमें ऐड कर दिया। जब आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ये इधर आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से कट कर देनी है आपने, क्लियर है। तो ये यहाँ से खराब हो गया, तो ये है रिएक्टेंट, क्लियर हो गया। पहली एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ठीक है। तो देखो कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। दूसरी वाली जब हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो इसकी पीक ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगेन ये भी क्या है, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, बट ये क्या है, विद कैटलिस्ट है। तो देखो जैसे ही हमने कैटलिस्ट ऐड किया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम चाहिए हमें, तो रिएक्टेंट जो है वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर हो गया। तो ये है कैटलिस्ट के ऐड करने का फायदा। इस तरह रिएक्टेंट जो है वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस कैटलिस्ट के ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, मतलब कितनी तरह के कैटालिसिस हो सकते हैं। दो तरह के कैटालिसिस हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस अगर आपको याद हो, आपने 9th में ना होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा हुआ है, तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट से देखो ना तो डेफिनेशन वही है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होगा कि दैट डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो कैटालिसिस में भी आप वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। देखो, द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन अ सेम फेज एंड द रिएक्टिंग सिस्टम इज होमोजीनियस थ्रू आउट। अगर हमारे पास कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जो है वो सेम फेज में है, दोनों के दोनों गैस हैं, दोनों के दोनों लिक्विड हैं, दोनों के दोनों सॉलिड हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्टिंग सिस्टम होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस रहेगा थ्रू आउट। दिस कैटलिस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सिस्टम। देखो अगर रिएक्टेंट भी सॉलिड है, कैटलिस्ट भी सॉलिड है, अगर रिएक्टेंट भी गैस है, कैटलिस्ट भी गैस है। कैटलिस्ट ने बेसिकली क्या करना है कि रिएक्टेंट के पाथवे को ऑल्टर करना है। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज सेम होगा तो वो हर रिएक्टेंट के साथ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द सिस्टम। तो मीन्स आपके पास जो फिर प्रोडक्ट बनेगा वो इक्वली होगा ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन अ सेम फेज एंड द रिएक्टेंट सिस्टम इज होमोजीनियस थ्रू आउट, ठीक है। मीन्स दिस कैटलिस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सिस्टम, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो फॉर्मेशन है हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड की। यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, किससे, फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे रिएक्शन लिखो और इसमें हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज करेंगे, ये होगा इसमें कैटलिस्ट। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, गैसेस हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, कैटलिस्ट है, और ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, सेम फेज, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस इस रिएक्शन को, ठीक है। तो चलो रिएक्शन लिखे, रिएक्शन में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्लियर, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और बनेगा क्या, अगेन सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप खुद देखो, ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, और ये भी क्या है, गैस, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और ये क्या हो गया, कैटलिस्ट। तो दोनों क्या हो गए, सेम फेज, ठीक है। इसी तरह ये तो एक एग्जाम्पल हमने लिखी है ना। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास एस्टर्स की। जो एस्टर्स हैं आर हाइड्रोलाइज्ड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब इसमें जो है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे और जो कैटलिस्ट होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सॉल्यूशन स्टेट में होंगे, ठीक है। ये भी क्या हो गया, सेम फेज हो गए। रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लिख लेते हैं एस्टर। एस्टर है हमारे पास ये, ठीक है। हाइड्रोलिसिस है, वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन जनरेट करेगा, ठीक है। ये प्रोटॉन एसिड से ही आते हैं ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, CH3COOH। बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से जो है ये वाला बॉन्ड जो है वो बच्चों ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। H इसको लिख लो, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव जो है इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसके साथ आके कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन इधर जाएगा तो O के साथ इधर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। C2H5OH यहाँ पे अल्कोहल बना देगा,
ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ना, री राइट करूँ CH3COO, यहाँ पे O और ये हाइड्रोजन H आ जाएगा। ठीक है, तो वो उसने उसी को जो है वो जरा हमने बॉन्ड के अकॉर्डिंग लिख लिया, वो बॉन्ड के बगैर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको हम बोलते हैं इथाइल एथोनेट। ये क्या है, एस्टिक एसिड या एथोनिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, एथेनॉल। क्लियर हो गया। तो जो होमोजीनियस कैटालिसिस है इसमें क्या होगा कि फेज सेम होगा। ठीक है, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट का। हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि इसमें फेज सेम नहीं होगा, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट का दोनों डिफरेंट फेज में होंगे। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस, उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है वो रिएक्शन देखनी है। द कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन अ डिफरेंट फेज। ठीक है, कैटालिस्ट क्या हो सकता है, सॉलिड फेज में मोस्टली होते हैं। ठीक है, और जो रिएक्टेंट है वो गैस और लिक्विड दोनों फेज में हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है, अमोनिया। और ऑक्सीडेशन होगी मीन ऑक्सीजन ऐड होगा, और किस में ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। और किसकी प्रेजेंस में होगी, प्लैटिनम गेज की प्रेजेंस में। ठीक है, प्रोड्यूस HNO3 industrially through the heterogeneous catalysis। सबसे पहले NH3 की ऑक्सीडेशन होगी NO में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गैस। तो सबसे पहले इतना रिएक्शन लिखते हैं, NH3 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीजन ऐड होगा। मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रही क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले की है तो आपने खुद कर लेनी है। ठीक है, प्लैटिनम गैस है, टेम्परेचर क्या होगा इसका, 800 डिग्री सेल्सियस। इससे बनेगा क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में वाटर। क्लियर है। तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गैस और 800 डिग्री टेम्परेचर है, ऑक्सीडेशन होनी है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलकर क्या बना देता है, आगे नाइट्रिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 टू NO इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गैस टू प्रोड्यूस नाइट्रिक, मतलब ये रिएक्शन जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना देगा। ठीक है, और इसको इंडस्ट्री में ऐसे बनाया जाता है। सिर्फ जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला फेज हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, गैस फेज में, ये भी क्या है, गैस फेज में। प्लैटिनम है, ये क्या है, ये है बच्चों सॉलिड। एक और रिएक्शन हम लिख सकते हैं, सेकेंड रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजिनेशन। सेकेंड रिएक्शन लिखो क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और कैटालिस्ट क्या होगा इसमें, कैटालिस्ट इसमें निकल प्लाडियम। ये जो हमारे पास है ये वाले, ये दोनों चीजें, ये क्या है, ये है कैटालिस्ट। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड है मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है इथीन। इसकी हमने करवानी है हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, टेम्परेचर है 150 डिग्री। अब 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन जो है वो इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इधर आ जाएगा, दरमियान का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम कलेक्टिवली लिखते हैं C2H6। ये भी किसमें होंगे, गैस फॉर्म में, ये भी है गैस फॉर्म में, बट यहाँ पे निकल क्या है, सॉलिड में, कैटालिस्ट। ठीक है, तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स और जो कैटालिस्ट है वो डिफरेंट फेज है उनका, तो इसको हम बोलेंगे ये है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो डू यू नो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बायोकेमिकल कैटालिस्ट। बायोकेमिकल कैटालिस्ट को हम एंजाइम्स भी बोलते हैं। एंजाइम्स क्या है, ये नेचर्स कैटालिस्ट है, नेचुरल कैटालिस्ट है। ठीक है, और ये क्यों जरूरी होते हैं, दैट इज एसेंशियल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जरूरी होते हैं। क्यों, बिकॉज इट लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन। फिर इससे क्या होगा कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। कैटालिस्ट क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, रिएक्टेंट जो है वो फिर जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो जो बायोकेमिकल कैटालिस्ट है बेसिकली वो एंजाइम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। अब एंजाइम्स जो है वो टिपिकली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं, जिसमें पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। मतलब पीछे ये अभी भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, इसका असर होता है इन पे। ठीक है,
अब क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो इसलिए हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो वाइटामिन के बारे में भी लिखा हुआ है। वाइटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, स्पेशली व्हेन दे आर फंक्शनड एज अ कोएंजाइम्स, ठीक है। तो जो वाइटामिन हैं वो भी एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, कब? जब वो कोएंजाइम्स के तौर पे फंक्शन कर रहे होते हैं, जब वो कोएंजाइम्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं दैट हेल्प्स द एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन मोर एफिशिएंटली, ठीक है। एंजाइम्स के साथ ये ज्वाइन होते हैं और एंजाइम्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिवली अपना काम जो है वो करें। क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लिखे है, वाइटामिन के है। वाइटामिन के नेसेसरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर वाइटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? लो लेवल ऑफ वाइटामिन के कॉज द ब्लीडिंग डायथिसिस, मतलब ब्लीडिंग डायथिसिस मीन क्लॉट नहीं बनेगा। क्लॉट नहीं बनेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है ब्लड जो है वो रिमूव होता रहेगा, निकलता रहेगा, ठीक है। लो लेवल ऑफ वाइटामिन कैन कॉज द ब्लीडिंग डायथिसिस। जो लो लेवल ऑफ वाइटामिन है बेसिकली वो क्या करते हैं? वो डिस्टर्ब कर देते हैं मेटाबॉलिक बैलेंस को, मतलब चेंज खराब कर देते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन सेल और ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।